हेलो एंड वेलकम टू डायनेमिक साइंस लेक्चर्स और एमएससी फर्स्ट ईयर की स्टैट मैथ की इस लेक्चर सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। तो भाई ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाने वाला है और क्योंकि इसमें हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं, ठीक है। मतलब मैं करना तो नहीं चाहता था, मैं स्प्लिट करना चाहता था, लेकिन क्या है कि वो अगर आप मिस कर दोगे पहले वाला पार्ट तो ये वाला कंप्लीटली ऊपर से जाएगा जो कंडेंसेशन है, ठीक है ना। तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि दोनों को मैं मर्ज करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा बड़ा जाएगा ना। अब देखो क्या है कि कंडेंसेशन समझने के लिए पहले मैं ये बता देता हूँ कि हम कंसीडर करेंगे एक बोस-आइंस्टाइन गैस। क्या कंसीडर करेंगे? बोस-आइंस्टाइन गैस। बोस-आइंस्टाइन स्टैट को हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसमें हमने क्या किया था, एक कंटेनर जिसमें बोसोन पार्टिकल्स हों, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है। इसके अंदर क्या है? बोसोन पार्टिकल्स हैं, ठीक है। क्या है? पार्टिकल्स हैं, वो है बोसोन। बोसोन है, नॉन इंटरैक्टिंग है, इंटरैक्टिंग है, और कह सकते हो इनडिस्टिंग्विशेबल है, इनडिस्टिंग्विशेबल है और आइडेंटिकल है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो स्पिन है, ठीक है, वो क्या है? हाफ इंटीग्रल, फुल इंटीग्रल, इंटीग्रल स्पिन है, इंटीग्रल स्पिन है, वो इंटीग्रल स्पिन। और पार्टिकल्स क्या है? बोसोन्स है, ठीक है। और इस टाइप के असेंबली को हम बोलते हैं बोस-आइंस्टाइन गैस, ठीक है। अब कंडेंसेशन का मैं सीधा सा बता देता हूं। होता क्या है, जब इसका जो टेम्परेचर है वो हम एक क्रिटिकल टेम्परेचर T0 से कम लेकर जाते हैं, ठीक है। इस क्रिटिकल टेम्परेचर T0 से कम लेकर जाते हैं, टेम्परेचर कम करते हैं गैस का, तो जो हायर एक्साइटेड स्टेट्स हैं, जिनके अंदर जो पार्टिकल हायर एक्साइटेड स्टेट्स में हैं, वो ग्राउंड स्टेट में आना शुरू कर देते हैं, ठीक है। या फिर कह सकते हो जो हायर एक्साइटेड में जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो ग्राउंड स्टेट में उनका जमावड़ा शुरू हो जाता है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में आने शुरू हो जाते हैं। और ये जो बिहेवियर है ये आपको एज ए कंडेंसिएशन लग रहा है, सारे पार्टिकल आपके ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं, ठीक है। ये एज ए कंडेंसिएशन का बिहेवियर है, तब इसको बोला जाता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसिएशन, ठीक है। इतना बात हुआ। अब ये समझने के लिए सबसे पहले हमें बोस-आइंस्टाइन गैस को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं शुरू करता हूं कि ये हमने बोस-आइंस्टाइन गैस ली, तो इसके अंदर जो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल क्या होता है? Ni इक्वल्स टू Gi डिवाइडेड बाय e⁻ अल्फा प्लस बीटा ei माइनस 1। यही होता है मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। Gi क्या है यहाँ पर? डीजेनरेसी। क्या है? डीजेनरेसी, ठीक है। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात करते हैं कि अब मैं यहां पर ये जो e⁻ अल्फा है, इसको मैं क्या लिख देना चाहता हूं? d लिखना चाहता हूं, ठीक है, फॉर डेरिवेशन पर्पस। तो Gi d e⁻ बीटा ei माइनस 1। अब देखो ये जो गैस है, क्या बोल रहा हूं, ये जो गैस है, इसके जो पार्टिकल है वो क्या है? नॉन इंटरैक्टिंग है, ठीक है। तो इसको हम क्या एज ए कंसीडर कर सकते हैं? आइडियल मोनोएटॉमिक गैस कर सकते हैं। जो गैस है वो इसको हम बोल सकते हैं आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, ठीक है। और जो एनर्जी है, ये वाली जो एनर्जी है, ठीक है, वो होगी ड्यू द ट्रांसलेशनल एनर्जी, कंप्लीटली ट्रांसलेशनल एनर्जी होगी, ठीक है। क्योंकि पार्टिकल्स क्या है? नॉन इंटरैक्टिंग है, इस वजह से जो मतलब कोलिजन के बाद जो एनर्जी ट्रांसफर हुई, तो जो एनर्जी होगी वो ट्रांसलेशनल ही होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ठीक है। इतनी बात हुई। अब देखो, अब हम ट्रांसलेशनल एनर्जी है, तो अब बात आ गई मोमेंटम की, ठीक है।
मोमेंटम की बात आ गई, जहां पर ये जो एनर्जी है वो हम लिखेंगे p²/2m, यही लिखेंगे, ठीक है। अब किसकी बात करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल स्टेट्स lying between p एंड p प्लस dp, ठीक है, जिनका मोमेंटम ये हो, ठीक है। तो वो किससे दी जाती है, जीपी से, ठीक है। इसके लिए आपको जीपी का आपको मतलब सबको पता है, आप बीएससी से पढ़ते आ रहे हो। जीपी क्या होता है, वो होता है आपके v/h³ इंटू, मतलब वही होता है हम क्या करते हैं, dx dy dz dx dy dz dpx dpy dpz डिवाइडेड बाई h³, यही होता है नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स, नंबर ऑफ फेज सेल्स, ठीक है, वही है ये जीपी, ठीक है। क्या आएगा, v/h³ इंटू में 4/3 पाई p³, यही आता है, ठीक है। अब यहां से आप जीपीडीपी निकालो, ठीक है। तो जीपीडीपी अगर आप निकालते हो तो वो आता है 4πv, चलो लिख देते हैं 4πv/h³ p²dp, यही आता है, सही है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, लाइंग बिटवीन p एंड p प्लस dp, क्या आएगा यहां से, ये वाला dn p लिख दूं मैं, क्या आएगा यहां से लिख दो gpdp, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल स्टेट क्या हो गया, डिजेनरेसी इंटू डी ई टू द पावर, यहां से एनर्जी की जगह क्या आ जाएगा यहां पर p²/2m, तो बीटा p²/2m -1, ये आएगा। यहां से अगर मैं जीपीडीपी का वैल्यू रख दूं तो डीएनपी का वैल्यू आ जाएगा, वह वैल्यू आ जाएगा 4πv/h³ p², ठीक है। चलो p² यहां लिखते हैं, p² डिवाइडेड बाई डी ई टू द पावर बीटा p²/2m -1, ठीक है। कुछ रह गया, एक रह गया, डीपी रह गया शायद, है ना, यस डीपी, ये आ गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसके अंदर। अब बात करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स लाइंग बिटवीन हैविंग एनर्जी, लिख देते हैं हैविंग एनर्जी बिटवीन E एंड E प्लस DE, लिख सकता हूं मैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जहां पर आपको P दिख रहा है तो P को हम कन्वर्ट कर देते हैं √2me, ये लिख देंगे। तो यहां से जो dP का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा आपके, यहां से आप इंटीग्रेशन करोगे तो वो आ जाएगा m/√2e 1/2 DE, डिफ्रेंशिएशन कर लेना, ठीक है। अब मैं अगर लिखूं इसका वैल्यू dn इंटू E, है ना, dne क्या आएगा, यहां से देखो, यहां से ये वैल्यू आ जाता है 4πv/, भाई यहां पर हमने एक चीज मिस कर दी, यहां पर ये जो जीपीडीपी है, ठीक है, ये लिखा जाता है फॉर आइडियल गैस, ठीक है, जो आइडियल गैस होती है। लेकिन यहां पर ये जो पार्टिकल है वो हमारे बोसॉन्स है, ठीक है, बोसॉन है, इसका मतलब वहां पर स्पिन इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए यहां पर ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल स्टेट आती है वहां पर हमें स्पिन की डिजेनरेसी भी आती है, तो उसको हमने GS से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जहां पर ये जो GS है इसका वैल्यू है 2s+1, सही है, स्पिन स्टेट, नंबर ऑफ स्पिन स्टेट, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर ये फैक्टर हम भूल चुके हैं, तो इसलिए ये अब मल्टीप्लाई कर देते हैं हम GS से, मुझे अब याद आया, तो ये आ गया GS से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, अब सही है, इतना बात हुआ। अब क्या आ गया, h³ आ गया, ठीक है, इंटू में p² की जगह क्या आएगा 2me, ये आएगा 2me, सही है, ये p² ही है ना, वेल लेट मी चेक, हाँ p² ही आएगा भाई, 2me इंटू E डिवाइडेड बाई 2m, ठीक है। क्या आ गया, dp की जगह क्या आएगा, यही आएगा de, ये 1/2 है, डिवाइडेड बाई डी ई टू द पावर बीटा EI
बीटा ई -1, ये आएगा, सही है। हाँ ठीक है, अगर आप बीटा को लिखना चाहो तो 1/kT भी लिख सकते हो, तो ये आ जाता है आपका E/kT। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं, जब इसको आप सॉल्व करोगे ना, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बन जाता है dNE = GS 4πV/h³, ये आपका बन जाएगा 2m² E1/2 dE डिवाइडेड बाय DE⁻E/kT -1। ठीक है, ये वैल्यू आ गया। अब हम क्या करते हैं, लेट E/kT उसको मान लिया हमने x। ठीक है, तो यहां से जो DE का वैल्यू आ जाता है वो आ जाता है KT × dx। ठीक है, अब हम ये वैल्यू पुट करेंगे यहां पर। ये किसी काम का नहीं है। अब हम क्या कर देंगे, इसका वैल्यू पुट कर देंगे। क्या आ गया, dNE = GS। ठीक है, ये आ गया आपका 4πV/h³। ठीक है, इनटू में आप क्या कर दोगे, √2m है ही। ठीक है, e⁻1/2 क्या आएगा, e⁻1/2 आप निकालोगे तो वो आ जाएगा x1/2/√kT, सॉरी इंटू √kT। ठीक है, √kT x1/2। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट करोगे तो आपका एक तो kT का स्क्वायर रूट आ गया, एक kT आ गया, तो kT की पावर 3/2। ठीक है, इंटू में आ गया आपका dx, बस डिवाइडेड बाय आ गया आपका DE⁻, क्या आ गया, x -1। ठीक है, और यहां पर एक और आ गया x⁻1/2, जो हम भूल चुके हैं, x⁻1/2। ठीक है, ये आप निकालते हो dNE = ये आ गया आपका GS। आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाता है आपका 2πmkT डिवाइडेड बाय h² की पावर 3/2 इंटू v। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका x1/2 डिवाइडेड बाय DE⁻x -1, बस। ठीक है, कुछ इतना आ जाता है। यहाँ पर हमारा एक चीज़ मिस हो गया, 1/√π। ठीक है, 1/√π ये चीज़ आता है। अब देखो, सुनो, ध्यान देना, ये जो वैल्यू होती है, ठीक है, 2πmkT h², 3/2, ये इक्वल होती है ZT के। ठीक है, ZT क्या है आपका, पार्टीशन फंक्शन फॉर डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, अब अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा जो DN है वो आ जाता है आपका 2GS/√π। ठीक है, इंटू में ZT, सही है, और इंटू V आता है भाई, यहाँ पर V आता है। ठीक है, यह आ जाएगा x1/2 DE⁻x -1। ठीक है, यस, ओके, ये आ गया आपका DN। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन के लिए भी। ठीक है, जो हमने शुरू में जो GP-DP लिखा था, वो हमने क्या किया था, फेज स्पेस का इंटीग्रेशन। ठीक है, यही तो लिखते हैं हम 6 टाइम इंटीग्रेशन, dx dy dz dpx dpy dpz डिवाइडेड बाय h³, यही आता है। ठीक है, यहां पर हम एक लाइन भूल गए, क्या, कि ये जो आपके एनर्जी स्टेट्स होते हैं, ठीक है, होने तो क्या चाहिए, डिस्क्रीट, लेकिन हमने तो इंटीग्रेशन ले लिया। ठीक है, जो आपके एनर्जी स्टेट्स है वो क्या है, डिस्क्रीट है, लेकिन हमने क्या माना है, जो आपका ये जो बॉक्स है, ठीक है, वो कोई नॉर्मल साइज का बॉक्स है। ठीक है, इसके अंदर जो एनर्जी लेवल है वो डिस्क्रीट है, लेकिन वो इतने, मतलब उनके बीच जो स्पेसिंग है वो इतनी कम है कि हम उसका क्या कर दें, इंटीग्रेशन कर दें। ठीक है, जो समेशन साइन है, ठीक है, उसको हम इंटीग्रेशन साइन से रिप्लेस कर दें। सही है, यही हमने किया है। ये जो इंटीग्रेशन लेके हमने यही बात बोली है
कि हम क्या कर रहे हैं, ये जो बहुत क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स है, ठीक है, इनका हम समेशन करने के बजाय हम क्या ले लें, डायरेक्ट इंटीग्रेशन ले लें, ठीक है। तो अब यहां से देखो, ये बात शुरू में ही बोल देनी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए तो सही, ठीक है। अब जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, ये dx है इनटू में, dx है ना, dx है अभी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल क्या आएंगे, n इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dn, ये आएगा, इंटीग्रेशन कर दो भाई, जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा 2gs zt डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट x टू द पावर 1/2 dx डिवाइडेड बाय d e टू द पावर x माइनस 1, ठीक है। अब मैं यहां से क्या करने वाला हूं, यहां से मैं एक फंक्शन डिफाइन करने वाला हूं, क्या, कि जो gs zt, ठीक है, इनटू में इसको मैं डिफाइन कर देता हूं f3/2, यही है ना, वेल लेट मी चेक, f3/2, यस, f3/2 अल्फा, ये फंक्शन है, ये डिफाइन कर दिया। तो यहां से f3/2 अल्फा है, वो आ जाता है आपके 2/√π इंटू में 0 टू इन्फाइनाइट x 1/2 dx डिवाइडेड बाय d e टू द पावर x माइनस 1, ठीक है, ये वो फंक्शन है। अब हम इसी फंक्शन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, अब हम इसी फंक्शन को सॉल्व करेंगे, जो आपका f3/2 अल्फा, f3/2 अल्फा क्या आ जाएगा, यहां से देखो 2/√π, ठीक है, ये बाहर है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। अब मैं क्या कर लेता हूं, d e टू द पावर x कॉमन ले लेता हूं, तो ये आ जाता है e टू द पावर माइनस x बाई डी, ठीक है, d e टू द पावर x कॉमन लिया मैंने, और x की पावर 1/2 बाहर है ही, सही है ना, x की पावर 1/2, ये क्या आ गया, ये आ गया आपका, देखो 1/d e टू द पावर x, वेल 1 माइनस, ये आ गया, यही आ गया, ठीक है, रख दो भाई, 1 माइनस 1 ओवर d e टू द पावर माइनस x, ठीक है, और पावर -1 dx, यही आ गया, ठीक है। हमने इसका अब क्या कर देंगे, हम इसका बायनोमियल एक्सपेंशन कर देंगे, तो 2/√π 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x x 1/2 d, एक्सपेंशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस e टू द पावर माइनस x बाई डी, ठीक है, प्लस में e टू द पावर माइनस 2x बाई डी स्क्वायर, प्लस में हायर ऑर्डर टर्म इनटू dx, ठीक है, ये आ गया। अब मैं क्या कर देता हूं, इसको अलग अलग करके लिख देता हूं, तो ये आ जाता है 2/√π, ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी, सही है, ये अगर मैं d बाहर ले लूं तो, ठीक है, चलो ये d बाहर ले लेते हैं, 1/d बाहर ले लिया, तो ये आ जाता है 0 टू इन्फिनिटी, क्या आ जाएगा यहां से e टू द पावर माइनस x और x 1/2 dx, ये आ गया, सही है, प्लस में क्या आ गया 1/d स्क्वायर, ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी, ये आ गया e टू द पावर माइनस x, ऐसा कैसा, सॉरी e टू द पावर माइनस 2x आ गया, और x 1/2 dx, और आगे वाली टर्म्स, ठीक है। ये जो इंटीग्रेशन है ये मैं भाई डायरेक्ट लिखना चाहता हूं, ठीक है, आप गामा फंक्शन से सॉल्व कर लेना, तो ये आ जाता है 2/√π, ठीक है, इनटू में ये आ जाएगा आपके 1, ओके चलो ये कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ से, ये आता है √π बाहर आता है, डिवाइडेड बाय 2d, ये बाहर ले लिया इसने, ये आ रहा है 1 प्लस 1/2 टू द पावर 3/2 इंटू d, प्लस में 1/3 टू द पावर 3/2 इंटू d, प्लस में हायर ऑर्डर टर्म, बस ये इंटीग्रेशन लिखना था, ठीक है। आप गामा फंक्शन लगा के सोल्व करोगे तो आ जाएगा आपका f3/2 अल्फा, ये फंक्शन है, यहां से आप ये कैंसिल कर दो और ये 2 से 2 गया, ठीक है, तो f3/2 अल्फा का जो वैल्यू है वो आ जाता है 1/d, ठीक है, 1 प्लस 1/2 टू द पावर 3/2 d, प्लस में 1/3 टू द पावर 3/2 d, प्लस में ये हो गई हायर ऑर्डर टर्म। अब देखो यहां से क्या कर रहा हूं मैं, ये जो वैल्यू है ये हम कहां रख दें, ये हम यहां पे रख दें, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसको इक्वेशन बोल देता हूं, ये लेट से आपकी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है,
ठीक है, ये आपकी बहुत काम आने वाली है आगे। यहाँ से अगर आप n का वैल्यू निकालना चाहो तो वो आ जाता है GSZT, ठीक है, इनटू ये फंक्शन, तो ये आ जाता है 1/d 1 + 1/2 टू द पावर 3/2 d प्लस 1/3 टू द पावर 3/2 d प्लस में हायर ऑर्डर टर्म, इसको मैं बोल दिया इक्वेशन 3। ठीक है, अब देखो यहां से अगर मैं इस फर्स्ट टर्म को अगर कंसीडर करूं तो यहां से n का वैल्यू क्या आ जाएगा, GSZT/d आ जाएगा कि नहीं। ठीक है, यहां से अगर मैं 1/d का वैल्यू निकालूं, ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका GSZT/n। ठीक है, और इस 1/d का वैल्यू अगर मैं फर्दर निकालना चाहूं तो वो आ जाएगा GS/n। ठीक है, ZT का वैल्यू रखूं तो ये V 2π/kT 2m/kT/h² की पावर -3/2, ये आ जाता है 1/d का वैल्यू। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ रहे हैं हमारे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन की तरफ। ठीक है, और देखो ये वाला वैल्यू निकाल लिया हमने, नंबर ऑफ पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, अगर यहां से मैं एनर्जी निकालूं, ठीक है, एनर्जी निकालूं, वो आती है 3/2 RT इंटू ईटा। ठीक है, ये ईटा कंप्लीटली डिपेंड करता है 1/d पर। ठीक है, ठीक है, ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी ये बताती है कि ये जो बोस-आइंस्टाइन गैस है, ठीक है, इसका एनर्जी डेविएट करता है किससे, एनर्जी ऑफ परफेक्ट गैस से। ठीक है, ये तो एनर्जी ऑफ परफेक्ट गैस है 3/2 RT, लेकिन यहां पर एक एक्स्ट्रा टर्म ईटा और आती है, और ये ईटा कंप्लीटली 1/d के ऊपर डिपेंड करता है। अगर 1/d का वैल्यू बढ़ता है तो ईटा का वैल्यू बढ़ता है। ठीक है, अब देखो, अब हम इसी को डिस्कस करेंगे आगे। देखो अब आ रहे हैं हमारे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन के ऊपर। देखो क्या है कि यहां पर जो 1/d है उसका वैल्यू आता है आपके GS/n इंटू V, ये आता है आपके 2πm/kT/h² की पावर 3/2 माइनस की। ठीक है, इफ अगर आप t टेंड्स टू 0 की बात करो, ठीक है, आप t टेंड्स टू 0 की बात करो तो उस केस में 1/d का वैल्यू ये हो जाता है टेंड्स टू इन्फिनिट, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। 1/d किसको दिखाता है, डीजेनरेसी को। ठीक है, 1/d किसको दिखाता है, हाईली डीजेनरेसी, हाईली डीजेनरेट गैस। ठीक है, यहां से मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप इस गैस का टेम्परेचर वो टेंड्स टू 0 करते हो, बिलो मतलब बहुत नीचे तक जाते हो, 0 केल्विन करते हो, तो उस केस में 1/d जो कि क्या है, गैस के डीजेनरेसी, ठीक है, उसका वैल्यू क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो इस वजह से क्या है कि हम कहीं ना कहीं कुछ मिस कर रहे हैं। सही है ना, जो डीजेनरेसी का वैल्यू बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो डीजेनरेसी का वैल्यू बहुत ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो हायर ऑर्डर एक्साइटेड स्टेट्स है, वहां से जो पार्टिकल्स हैं वो ग्राउंड स्टेट या फिर लोअर एक्साइटेड स्टेट, मैं बोल दूं लोअर एक्साइटेड स्टेट्स में आना शुरू हो जा रहा है। सही है ना, ये जो डीजेनरेसी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, जब हम टेम्परेचर टेंड्स टू 0 केल्विन करते हैं तो उस टाइम में जो हायर ऑर्डर जो एक्साइटेड स्टेट में जो पार्टिकल्स हैं वो लोअर ऑर्डर एक्साइटेड स्टेट में आना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये बात बताता है ये वाला। ठीक है, ये क्यों हो रहा है, अब बात है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने जो शुरू में जो माना था, क्या, जो n = इंटीग्रेशन ऑफ dn, यही तो किया था हमने। क्या बोला, जो हमारा जो कंटेनर है, जो हमारा जो बॉक्स है जिसमें जो पार्टिकल्स है, ठीक है, उसमें जो एनर्जी लेवल है वो क्लोजली स्पेस्ड है। ठीक है, इस वजह से हमने उसको डिस्क्रीट मानने के बजाय हमने उसको कंटिन्यूअस माना, और कंटिन्यूअस मानने के बाद हमने उसका इंटीग्रेशन ओवर फेज स्पेस कर दिया ना, वो हम नहीं कर सकते। कब, जब आपके इस गैस का जो टेम्परेचर है वो 0 केल्विन हो रहा हो तब।
ठीक है, जब मतलब आप लोअर टेम्परेचर की तरफ जब जा रहे हो तब आप ये वाला जो केस है, जो ये वाला जो हमने माना, ये आप नहीं मान सकते। ठीक है, कैसे, ये भी आपको बता देते हैं कैसे। जैसे अगर आप यहां पर जो आपने जीई का वैल्यू निकाला है, जीई का वैल्यू जो निकाला है वो है यहां से कितना है 4 पाई एम वी डिवाइडेड बाय एच क्यूब इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 2me, यही है जो हमने निकाला था, ये निकाला था। अब देखो फॉर ग्राउंड स्टेट अगर हम बात करें, फॉर ग्राउंड स्टेट, ठीक है, एनर्जी क्या है, ई नॉट इक्वल्स टू 0, ग्राउंड स्टेट एनर्जी यही होती है। ठीक है, अब देखो इसके लिए जीई का वैल्यू क्या आता है 0, जो आना ही नहीं चाहिए। देखो जब हमने जो इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है, ये पता है ये जो इंटीग्रेशन के कब वैलिड होता है, जब आपका t का वैल्यू है वो t0 से ज्यादा हो, t का वैल्यू वो t0 से ज्यादा हो, तब ये चीज वैलिड होती है। लेकिन जब आपका वैल्यू, टेम्परेचर का वैल्यू वो टेंड्स टू 0 केल्विन हो, उस केस में आपके पार्टिकल्स वो क्या करते हैं, ग्राउंड स्टेट की तरफ आना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उस केस में जो ग्राउंड स्टेट है उसको आप नेग्लिजिबल नहीं मान सकते। ठीक है, अब देखो यहीं से आपने जो जीई का वैल्यू निकाला, यहीं से आप ई का वैल्यू 0 पुट करके देख लो, ई का वैल्यू 0 पुट करके देख लो, तो जीई का वैल्यू क्या आता है 0, लेकिन ये तो है ही नहीं। जीई का वैल्यू कितना आना चाहिए, जीई नॉट, अगर मैं लिखूं जीई नॉट शुड बी इक्वल्स टू 1, एक तो होना चाहिए ना, वहां पर नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट एक तो है ना नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट। तो ये वाला एक कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है, ये वाला कॉन्ट्राडिक्शन है। अब हम इसी को क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे या फिर दोबारा सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। कैसे, इस बार हम क्या करेंगे, ग्राउंड स्टेट को भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब मैं लिख देता हूं भाई, ये वाला जो रिजल्ट है ये हमारा इंपॉर्टेंट है, एक तो ये और एक लेटर से ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चलो ठीक है, यही मैं मिटा देता हूं। F3/2 ये मैं मिटा देता हूं। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं, यहां से जो नंबर ऑफ पार्टिकल इन ग्राउंड स्टेट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ग्राउंड स्टेट क्या आएंगे, ni टेंड्स टू n। ठीक है, n नॉट लिखा है शायद इसने, यस, n नॉट इक्वल्स टू क्या आएगा, उसके लिए एनर्जी का वैल्यू 0, तो 1/e⁻⁴ -1। ठीक है, यही है। ठीक है, ये है। अब यहां से देखो, यहां से मैं क्या बता रहा हूं, इफ आप अल्फा इक्वल्स टू 0 पुट करते हो, ठीक है, तो e⁻⁴ क्या था, d था, इक्वल्स टू क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ये चीज आप याद रखेंगे क्योंकि हम इसको बार बार यूज करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखो जब आपका d का वैल्यू 1 हो जाए, ठीक है, अल्फा का वैल्यू 0 हो जाए, उस टाइम में आपका n नॉट का वैल्यू क्या आएगा, बहुत ज्यादा आएगा। यहां से आप क्लियरली देख सकते हो। ठीक है, उस केस में n नॉट क्या हो जाएगा, टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा, होगा कि नहीं। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो पहले हमने क्या बोले थे, इंटीग्रेशन ऑफ dn, अब हम क्या करेंगे, ग्राउंड स्टेट को भी इंक्लूड करेंगे। वहां पर हमने ग्राउंड स्टेट को इंक्लूड नहीं किया है, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल मैं n बोल दूं तो क्या आएगा, n नॉट पार्टिकल्स इन ग्राउंड स्टेट प्लस में इंटीग्रेशन ओवर dn, यही आएगा। सही है, और जो इंटीग्रेशन ओवर dn क्या आया था हमारा, वो आया था यस, मैं लिख देता हूं डायरेक्ट, वो आया था हमारा n इक्वल्स टू n नॉट प्लस में 2GSZT डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ पाई, यही था, इंटीग्रेशन ओवर x 1/2 0 to infinity dx डिवाइडेड बाय d e⁻x-1। ठीक है, यही था। और यहां से अगर आप क्या इसका वैल्यू रख दिया, तो हमने n का वैल्यू आया था हमारे पास n नॉट प्लस में
GSZT, ठीक है, F3/2 अल्फा, ये वैल्यू आया था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां से GS का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसका वैल्यू निकालते हैं, किसका, F3/2 अल्फा। ठीक है, इसका वैल्यू क्या था, इसका वैल्यू ये था 1/D 1 + 1/2 3/2 D प्लस में 1/3 3/2 D प्लस में ये था। अब अगर मैं F3/2 0 इसका वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, वो एक कांस्टेंट क्या आता है, D का वैल्यू आप 1 पुट कर दो तो वो आता है कितना, 2.612। ठीक है, अब हम थोड़ा सा गेम खेल रहे हैं बस, मतलब ये चीज समझते जाना स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अभी हमने जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है वो कुछ ऐसे लिख दे हैं। ठीक है, हमने बस क्या किया, N0 को इंक्लूड किया है बस, और कुछ नहीं किया। ठीक है, सिर्फ N0 को इंक्लूड किया है ग्राउंड स्टेट में जो पार्टिकल्स उनको, क्योंकि होता क्या है कि जब हम T → 0 जाते हैं तब सारे पार्टिकल्स इसी के ऊपर आ जाते हैं, यहीं आ जाते हैं, तब इसको इंक्लूड करना जरूरी है। ठीक है, ये हमने इंक्लूड नहीं किया था। अब क्या आता है, अब हम देखते हैं देखो फॉर T = T0, जब हमने टेम्परेचर का वैल्यू T0 कर दिया, ठीक है, एंड हम क्या मानते हैं, जो अल्फा है उसका वैल्यू 0 है, अल्फा का वैल्यू 0 है, और D का वैल्यू क्या आएगा, 1। अल्फा का वैल्यू अगर 0 है तो D का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। उस केस में अब हम क्या कोशिश करें, अब हम GS का वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कैसे निकलेगा, यहां से। ठीक है, उस केस में N का वैल्यू क्या आ जाएगा, ठीक है, उस केस में N का वैल्यू आ जाएगा GS, ठीक है, ZT at T = T0। ठीक है, और यहां से D का वैल्यू 1, ये आएगा, तो ये आ जाता है, ये आएगा कि नहीं, हाँ, उस केस में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका F3/2 0। यही तो आता है, अल्फा का वैल्यू 0 पुट कर दिया हमने, सही है, यही आ गया। अब देखो, अब यहां से अगर मैं GS का वैल्यू निकालूं क्या आएगा, GS का वैल्यू ये इधर ले जाओ, N/ZT, ठीक है, T = T0 F नीचे आएगा 1/F3/2 0, ये आएगा, देखो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, अब ये किसी काम का नहीं है, ये हमने काम में ले लिया। ठीक है, यहां से GS का वैल्यू आ गया, ये GS का वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन में अगर हम पुट करें तो हमारा N का वैल्यू आ जाता है N0, ठीक है, प्लस में N ऐसा कैसा, ZT, ये ZT ऐसा कैसा है, और डिवाइडेड बाय ZT at T = T0। ठीक है, और ये आ जाता है आपका F3/2 अल्फा डिवाइडेड बाय F3/2 0, ये आ गया। ठीक है, अब यहां से आप ZT का वैल्यू रख दो, क्या आएगा, N0 प्लस में N, ZT का क्या आता है, 2πmkT/h² 3/2 डिवाइडेड बाय 2πmkTh² 3/2 F3/2 अल्फा बाय F3/2 0। ठीक है, यही है। अब देखो यहां से हम क्या कर दें, ये कैंसिल हो रहे हैं, यहां से ये ये T0 आएगा। ठीक है, बस बाकी चीजें कैंसिल हो जा रही हैं, तो ये आ जाएगा आपका N0 प्लस में N, ये आ जाएगा आपका T/T0 3/2 F3/2 अल्फा डिवाइडेड बाय F3/2 0। ठीक है, ये आ गया आपका, सही है। अब हम क्या कर दें, यहां से अगर मैं N0 इधर ले आऊं और उसको मैं N प्राइम के इक्वल बोल दूं, क्या आएगा, N प्राइम = N - N0, ठीक है, इक्वल्स टू आ जाएगा आपके, चलो थोड़ा नीचे लिख दूं मैं, N प्राइम = आ जाएगा N - N0 = N T/T0 3/2 F3/2 अल्फा डिवाइडेड बाय F3/2 0। आया कि नहीं बोलो। ठीक है, जहां पर N प्राइम क्या है, N प्राइम है
नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एक्साइटेड स्टेट्स, इन एक्साइटेड स्टेट्स। ठीक है, ये हुई बात। अब हमारा काम यहां तक हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, केस कंसीडर करते हैं। ठीक है, एक केस कंसीडर करते हैं, कौन सा, अब हमें इनका वैल्यू देखना है कौन कि आपका n प्राइम का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है। ठीक है, वी वांट टू फाइंड एट we want to make n प्राइम मैक्सिमम। ठीक है, n प्राइम मैक्सिमम कब होगा, जब आप d का वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेते हो। ठीक है, d का वैल्यू आप ग्रेटर देन 1 लोगे। ठीक है, अब यहां से देखो f3/2 और सॉरी इसका वैल्यू फिक्स है, जो आपका f3/2 0 है, इसका वैल्यू कितना आया था 2.612, ये वैल्यू कांस्टेंट आया था। और वो अगर आप ये वैल्यू पुट करते हो, ठीक है, अगर आप d ग्रेटर देन 1 पुट करते हो तब इसका वैल्यू f3/2, देखो ये ग्रेटर देन 1 होगा तो उस केस में अल्फा कितना हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। यही होगा ना, अल्फा क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। तब उस केस में अल्फा मस्ट डिक्रीज, अल्फा ग्रेटर देन 0 होगा उस केस में। ठीक है, क्योंकि देखो e टू द पावर अल्फा इक्वल्स टू d है। ठीक है, अगर आपका d का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो अल्फा का वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होगा ना। ठीक है, e टू द पावर अल्फा। अब देखो उस केस में जो आपका f3/2 अल्फा है, ठीक है, उसका वैल्यू क्या हो जाता है, लेस देन हो जाता है f3/2 0। कब, जब आप d का वैल्यू 1 से ज्यादा बढ़ाते हो तब। ठीक है, इसका मतलब क्या है, n प्राइम इक्वल्स टू मैक्सिमम, n प्राइम का वैल्यू मैक्सिमम होता है कब, जब आप d इक्वल्स टू 1 पुट करते हो और या फिर कह दो अल्फा इक्वल्स टू आप 0 पुट करते हो उस केस में। ठीक है, अब ये वैल्यू पुट करके देखो, तब ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां से आपका n प्राइम का वैल्यू आ जाएगा, वो आ जाएगा n इंटू t/t0 और की पावर 3/2, जहां पर t क्या है, वो है लेस देन t0। ठीक है, ये आगे नंबर ऑफ पार्टिकल इन एक्साइटेड स्टेट। और अगर आप नंबर ऑफ पार्टिकल इन ग्राउंड स्टेट निकालना चाहें, नंबर ऑफ पार्टिकल इन ग्राउंड स्टेट क्या आएंगे, यहां से n0 का वैल्यू आएगा, देखो यहां से ये इधर भेज दो तो ये आ जाएगा n1 माइनस t/t0 की पावर 3/2। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन बताना चाहता हूं, फाइनल रिजल्ट देखो। अब यहां से अगर आप t का वैल्यू, यहां देखो t का वैल्यू आप लेस देन t0 करते हो, t0 से कम करते हो। ठीक है, उस केस में ये वैल्यू क्या होगा, देखो t का वैल्यू आप लेस देन t0 करते हो। ठीक है, तो ये वैल्यू कम आएगा, ये वैल्यू ज्यादा आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना आएगा, मान लो कम होता जाएगा, ये कम होता जाएगा तो n0 का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। सही है, अगर t/t0 का वैल्यू अगर कम हो रहा है, लेस देन, ठीक है, कम हो रहा है, तो यहां से n0 का वैल्यू क्या आएगा, बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि 1 माइनस है। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है, आप टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो किससे, t0 से। t0 के कंपेयर में आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो उस टाइम में n0 क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल इन ग्राउंड स्टेट। तो नंबर ऑफ पार्टिकल इन ग्राउंड स्टेट क्या होते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। जब इसमें इंक्रीज होंगे तो इसमें क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, क्योंकि t/t0 ये बढ़ रहा है, सॉरी ये कम हो रहा है। ठीक है, t/t0 क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो n प्राइम क्या होगा, n प्राइम भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल इन एक्साइटेड स्टेट वो क्या होंगे, कम होते जाएंगे, और नंबर ऑफ पार्टिकल इन ग्राउंड स्टेट वो क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। ठीक है, इसमें मैंने एक एग्जांपल दिया होगा शायद लिक्विड हीलियम का। ठीक है, लिक्विड हीलियम हम नेक्स्ट
नेक्स्ट चैप्टर में सॉरी इसी में नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से करेंगे। उसमें क्या होता है कि जो टी नॉट उसका वैल्यू होता है 3.14 केल्विन, ठीक है। जब आप इससे बिलो जाते हो, ठीक है, इस केल्विन से आप नीचे जाते हो, तब ये जो आपका लिक्विड हीलियम है वो आपका एज ए सुपर फ्लूइड बिहेव करता है, सुपर फ्लूइड, एज ए सुपर फ्लूइड बिहेव करता है। तो उम्मीद है कि आपको बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन समझ आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम करेंगे लिक्विड हीलियम। तो तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।